सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम थोड़े से इंतज़ार के बाद पुनः हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को आगे बढ़ाते हैं और द्विवेदी युग तक हम पढ़ चुके थे। आज जो है हम शुरू करते हैं छायावाद। क्या टॉपिक रहेगा अपना? छायावाद। छायावाद जो नामकरण है, इसको लेकर के थोड़ी अस्पष्टता है। छायावाद किसे कहा गया और छायावाद ही नाम क्यों दिया गया, इसको लेकर के विद्वानों के अलग अलग मत हैं। वस्तुतः आधुनिक काल का जो तीसरा खंड है, पहला खंड कौन सा आपका? भारतेंदु युग। दूसरा खंड कौन सा आपका? द्विवेदी युग। और जो तीसरा जो चरण है, यही आपका छायावाद है। यानी छायावाद ये आधुनिक काल का तीसरा चरण है। ये जो तीसरा चरण है, इसकी समय सीमा ठहरती है आपके 1918 से 1936 ईस्वी तक। वस्तुतः आधुनिक काल में जो तीसरा चरण है 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक का, इस समयावधि के दौरान जो कविताएं लिखी गई, जो साहित्य लिखा गया, जो पद्य साहित्य लिखा गया, वह छायावाद नाम से अभिहित किया गया। यानी उसे छायावाद नाम दिया गया, छायावादी काव्य उसको संज्ञा दी गई। यहाँ आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये द्विवेदी युग के जो है बाद आया है। छायावाद द्विवेदी युग के बाद आया है। और छायावाद का अगर हम नामकरण देखें तो ये एक छाया है और एक वाद है, दो शब्दों से मिलकर बना है छायावाद। छायावाद में छाया शब्द से अपने को कुछ अस्पष्टता सी महसूस होती है, क्योंकि जो छाया बनती है वो बहुत ही अस्पष्ट है। तो छाया किसकी, प्रश्न उठता है। छाया किसकी, छाया कैसी, ये कैसा साहित्य है? तो यहाँ छाया का जो प्रारंभिक अर्थ निकाला गया, यानी शुरू में जो छायावाद में जो छाया का जो अर्थ निकाला गया, विद्वानों ने ये कहा कि ये छाया यानी अस्पष्ट काव्य या कविता, यानी ऐसा काव्य लिखा गया, ऐसी कविताएं लिखी गई जिसके भाव अस्पष्ट से थे। तो विद्वानों ने उन अस्पष्ट काव्य और कविताओं के लिए छाया का प्रयोग किया और ये छायावाद जो है चल पड़ा। हालांकि छायावाद पूरे वर्ग का नेतृत्व तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी प्रचलन में आने के कारण छायावाद नाम ही इसको रखा गया। ये हम प्रारंभ की बात कर रहे हैं कि जो अस्पष्ट काव्य या कविता थी, उसके लिए छाया शब्द प्रयोग में लिया गया। लेकिन बाद में ये जो छायावाद है, ये प्रकृति और मानव के सूक्ष्म वर्णन, प्रकृति और मानव का जो सूक्ष्म वर्णन हुआ है, प्रकृति और मानव के सूक्ष्म वर्णन में आध्यात्मिक छाया का भान, यानी पहले इसका अर्थ ऐसा बताया गया कि ये अस्पष्ट कविताओं का जो नेतृत्व करने वाला शब्द है, इसलिए ये छायावाद या छाया जो शब्द इनके लिए है। लेकिन बाद में
बाद में जो है प्रकृति और मानव के ऊपर जो सूक्ष्म साहित्य लिखा गया, सूक्ष्म वर्णन जो लिखा गया, उसमें आध्यात्मिक छाया का वाहन, कौन सी छाया? आध्यात्मिक छाया। अध्यात्म से उसको जोड़ दिया गया। किसको जोड़ा? चाहे वो प्रकृति का वर्णन हो, चाहे वो मानव जीवन का वर्णन हो, उस सूक्ष्म साहित्य को अध्यात्म से जोड़ दिया गया और उसे नाम दिया गया कि ये आध्यात्मिक छाया है। अब प्रश्न ये उठता है कि आध्यात्मिक छाया जिसका एक नाम था रहस्यवाद, क्या नाम था? रहस्यवाद। ये रहस्यवाद होता क्या है? रहस्यवाद किसे कहते हैं? रहस्य का मतलब तो आप सब जानते हैं, जो समझ में नहीं आई वो रहस्य, यानी जिसके पीछे कोई खास चीज जुड़ी हो, रहस्य है। यहां देखिए रहस्यवाद का मतलब, यहां परिभाषा देख लेते हैं रहस्यवाद की। अज्ञात सत्ता या प्रियतम, अज्ञात सत्ता या प्रियतम के, अज्ञात सत्ता या प्रियतम से मिलने की इच्छा या जिज्ञासा, ऐसा वर्णन, ऐसा साहित्य जिसमें अज्ञात सत्ता या प्रियतम, उनसे मिलने की इच्छा या जिज्ञासा हो तथा मिलने पर संयोग सुखजन्य, संयोग सुखजन्य अनुभूति हो और नहीं मिलने पर वियोग जन्य दुख की अनुभूति हो। और ये जो अनुभूति हो रही, ये अनुभूति ही रहस्यवाद है। वापस समझें इसको अच्छी तरह कि छायावाद में छाया प्रारंभ में अस्पष्ट या जो अनोखे भाव लिए हुए, स्पष्ट भाव नहीं थे उन कविताओं के लिए ये छाया शब्द प्रयोग में होता था। बाद में ऐसा साहित्य जिसमें प्रकृति और मानव का सूक्ष्म चित्रण किया गया हो, सूक्ष्म वर्णन किया गया हो, और उस सूक्ष्म वर्णन में आध्यात्मिक छाया का भान हो रहा हो, और आध्यात्मिक छाया का मतलब कुछ रहस्यवाद का भाव उसमें आ रहा हो। और रहस्यवाद क्या है? जब ऐसा साहित्य जिसमें अज्ञात सत्ता या अज्ञात प्रियतम, इनसे मिलने की इच्छा या जिज्ञासा उस साहित्य में प्रकट हो, और यदि वो अज्ञात सत्ता या प्रियतम मिल जाए तो मिलने पर संयोग सुख जन्य अनुभूति हो, संयोग की जो सुख मिलता है उसकी अनुभूति हो, और नहीं मिलने पर वियोग जन्य दुख हो, यानी उसके वियोग में, उसके विरह में जो पीड़ा दर्द आ रहा है उसकी अनुभूति हो। और ये अनुभूति ही क्या है? रहस्यवाद है। ये अनुभूति क्या है? रहस्यवाद है। तो ये छायावाद का जो है मोटा मोटा अर्थ अपन ने समझने की कोशिश की। अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो छायावाद के साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं कि छायावाद के साहित्य की क्या विशेषता मुख्यतः रही। पहले हम जो है द्विवेदी युग और छायावाद के तुलनात्मक अध्ययन से हम ये देखेंगे कि ये तो है आपका द्विवेदी युग और ये है छायावाद।
द्विवेद युग आपको पता है, ये द्विवेद युग चला आपके 1900 से 1918 ईस्वी तक, और छायावाद चला आपके 1918 से 1936 ईस्वी तक। द्विवेद युग और छायावाद ये समय सीमा है। द्विवेद युग में आपको पता है कि स्थूल साहित्य लिखा गया। स्थूल साहित्य लिखा, स्थूल साहित्य का मतलब है कि बाहर से जो दिखाई दे समाज का वर्णन या इस प्रकार का वर्णन जो सूक्ष्म नहीं है। और छायावाद में ये स्थूल साहित्य की जगह लिखा गया सूक्ष्म साहित्य। कौन सा साहित्य लिखा गया? सूक्ष्म साहित्य। अब ये सूक्ष्म साहित्य चाहे तो वो प्रकृति का हो या फिर मानव का हो, सूक्ष्म साहित्य लिखा गया। द्विवेद युग में स्थूल साहित्य था, छायावाद में सूक्ष्म साहित्य लिखा गया। वो प्रकृति के जितने भी उपागम हैं उनका वर्णन हो या मानव जीवन का जो सूक्ष्म वर्णन हो, ये सूक्ष्म साहित्य लिखा गया। दूसरा यदि अपन देखें तो यहाँ द्विवेद युग में आपको इतिवृत्तात्मक, इतिवृत्तात्मक साहित्य मिलता है। अर्थात वेदों और पुराणों की जो कहानियां हैं, उन कहानियों को आधार बना करके जो साहित्य लिखा गया वह इतिवृत्तात्मक साहित्य कहलाता है। लेकिन अगर आप छायावाद में आएंगे तो छायावाद में इतिवृत्तात्मक साहित्य आपको नहीं मिलेगा। यहां मिलेगा आपको आत्मानुभूति, आत्मानुभूति, स्वानुभूति का साहित्य। अगर आप देखें यहां तो द्विवेदी युग में कौन सा साहित्य था? इतिवृत्तात्मक साहित्य था। द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मक साहित्य था। वेदों पुराणों की कहानियों को या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बना करके साहित्य लिखा गया। यहां पूरा का पूरा साहित्य व्यक्ति केंद्रित है, आत्मानुभूति का साहित्य, स्वानुभूति का साहित्य है। जैसा कवि ने खुद महसूस किया वो दर्द, वो पीड़ा का साहित्य ये आत्माभिव्यक्ति या स्वानुभूति का साहित्य है। मुख्य रूप से मोटा मोटा अगर हम कहें तो छायावाद के कवियों को समाज से, दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। वो खुद के अंदर ही डूबे रहे, खुद के बारे में ही लिखते रहे, खुद की पीड़ा, खुद के दर्द और खुद की स्थितियों का जो है उन्होंने यहाँ वर्णन किया। ये स्वानुभूति का साहित्य है, ये आत्मानुभूति का साहित्य है। और द्विवेद युग में आपको इतिवृत्तात्मक साहित्य मिलता है। तीसरी मुख्य विशेषता अगर हम देखें तो यहां पर सामाजिक विषय वस्तु को लेकर साहित्य लिखा गया था। यानी आपको यदि इतिवृत्तात्मक विषय वस्तु वाली कोई काव्य रचना नहीं मिलेगी तो उसमें सामाजिक विषय वस्तु को जो है आधार बना करके काव्य रचना की गई। लेकिन यहां पर जो संपूर्ण प्रेम और श्रृंगार का काव्य छायावाद में लिखा गया, प्रेम और श्रृंगार का काव्य लिखा गया यहां। अब यहां एक बात आपको समझ लेनी है कि रीति काल में जो मांसल श्रृंगार था, शारीरिक श्रृंगार था, वो वैसा श्रृंगार का साहित्य आपको छायावाद में नहीं मिलेगा। यानी मांसलता से दूर, अरे भाई जिस प्रकार
रीतिकाल में आपको नायक नायिका के नखशिख का वर्णन मिलता है, वह मांसल श्रृंगार का चित्रण है। लेकिन यहां पर प्रेम और श्रृंगार का काव्य लिखा गया जिसमें मांसलता कहीं कहीं तक नहीं थी। शुद्ध प्रेम और श्रृंगार का यह साहित्य है, क्योंकि कवि ने जो खुद अनुभूत किया, जो खुद भोगा, उसी को यहां लिखा। तो प्रेम और श्रृंगार का यह काव्य है जिसमें मांसलता का अभाव है, क्योंकि मांसलता का भाव जो है यह आपका रीतिकाल में था। तो ये मुख्य रूप से 3 अंतर दोनों कालों के बीच मिलते हैं। यहाँ समय आप देख लें, ये 1900 से 1918, ये 1918 से 1936 है। ये स्थूल साहित्य, ये सूक्ष्म साहित्य है, ये इतिवृत्तात्मक साहित्य, ये आत्मानुभूति स्वानुभूति का साहित्य है, और ये सामाजिक विषय वस्तु को लेकर लिखा गया साहित्य था, जबकि ये प्रेम और श्रृंगार का काव्य है। ऐसा कहा जाता है कि द्विवेदी युग के जो विषय वस्तु थी, यानी द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया के स्वरूप ही छायावाद का उदय हुआ। ये द्विवेदी युग में ये जो लिखा गया स्थूल साहित्य भरमार थी, इतिवृत्तात्मक साहित्य की भी भरमार थी, सामाजिक जितनी भी रूढ़ियां बंधन थे उनको विषय वस्तु बना करके साहित्य लिखा गया। इनसे इस कालावधि में कवि ऊब गया। उसने ये महसूस किया कि स्वयं का खुद का जो है यहाँ उल्लंघन किया जा रहा है, उसको कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो स्वयं को महत्व देने का काव्य छायावाद का काव्य है। यहाँ पर सूक्ष्म साहित्य मिलेगा जिसमें प्रकृति और मानव का सूक्ष्मतम चित्रण है, लेकिन ये सूक्ष्म तो है किंतु ये व्यक्त है। अरे भाई, सूक्ष्म इतना भी सूक्ष्म नहीं है कि उसको व्यक्त ही नहीं किया जाए। सूक्ष्म तो है किंतु व्यक्त साहित्य है, चाहे वो प्रकृति का हो चाहे मानव का हो। आत्मानुभूति स्वानुभूति का कवि ने जैसा महसूस किया वैसा लिखा। प्रेम और श्रृंगार का ये काव्य है। ये 3 अंतर मुख्यतः छायावाद को समझने के लिए कि द्विवेदी युग से छायावाद किस प्रकार अलग है, ये है। अब हम आगे की क्लास में देखते हैं छायावाद की विशेषताएं।